जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर एंड दैट इज आर एओलियन एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। अब जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं सो हमारे लिए लैंडफॉर्म्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बहुत बार हमने ये देखा है कि यस वी गेट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में लैंडफॉर्म से। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द एओलियन एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। सो अगर सबसे पहले हम स्टार्टिंग करें सो ये पहले बात है कि लैंडफॉर्म्स हैं क्या एक्चुअली। सो अब सब देखते हैं। नॉर्मली अगर हम अपने आसपास देखोगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं डन, चाहे वो रॉक से बने हो, सैंड से बने हो, ग्लेशियर या स्नो से बने हो, एंड या फिर जो रिवर जहाँ से रन करती है उसके थ्रू कोई स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। सो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स। So landform is the feature on the earth surface that is part of the terrain. जैसे कि मैंने आपको बताया, it's a part of terrain only. Each landform has its own physical shape and इन्हीं shapes के basis पे plus किस एजेंट की वजह से बने हैं उन्हीं की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं लैंडफॉर्म्स के नेम्स। सो आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको दिया जा सकता है कि ये लैंडफॉर्म के शेप क्या है, और द सेकंड थिंग व्हिच कैन बी आस्क्ड बाय यू ऑल दैट इज व्हाट, कि नॉर्मली आपसे ये पूछा जाएगा कि हमने ये कुछ फीचर्स दे दिए हैं ना, आप बताइए ये कौन सा लैंडफॉर्म गिवन है। करेक्ट। चलिए, सो द 5 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ दैट, जो हम अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं। सो पहला है एओलियन लैंडफॉर्म्स, देन वी आर हैविंग द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, देन वी आर हैविंग द ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, वेव लैंडफॉर्म्स एंड द कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एओलियन लैंडफॉर्म एंड व्हाट फ्लूवियल लैंडफॉर्म। तो एओलियन जैसे कि नाम ही बता रहा है, दिस इज बाय व्हाट, कौन सा एजेंट काम आएगा इसमें? वी आर हैविंग द एजेंट एयर, जो एयर के थ्रू बन रहे हैं एंड पर्टिकुलर कहां बन रहे हैं? जो हमारे सैंडी एरियाज हैं। करेक्ट। डेजर्ट्स में आप कह सकते हो। तो चलिए, सो फाउंड इन द रीजन्स वेयर इरोजन एंड डिपोजिशन बाय द विंड। एयर और विंड में क्या फर्क है? मूविंग एयर इज कॉल्ड एज व्हाट? विंड। करेक्ट। सो आर द डोमिनेट जियोमॉर्फिक फोर्सेस। तो जब विंड की वजह से हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, सो व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम एज अ एओलियन लैंड फॉर्म्स। करेक्ट। अब जब भी हम कोई लैंड फॉर्म पढ़ते हैं उसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक तो है इरोजनल एंड वन इज अ डिपोजिशनल। ठीक है। मान लीजिए कोई चीज जब इरोड होके जाएगी डन, तो वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी होगी। तो जहां से भी इरोड होगी वहां पे भी एक नया लैंडफॉर्म बनाएगी या नया स्ट्रक्चर बनाएगी, और जहां जाके डिपॉजिट करेगी वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा? एक डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं फॉर्मेशन प्रोसेसेस पे। तो हम देखते हैं डिफ्लेशन, एट्रीशन एंड एब्रेशन। डिफ्लेशन की आप बात करो तो सिंपल सा कंसेप्ट आप ऐसे समझिए कि एक सैंड का कोई बड़ा सा हीप है, और जब हवा चली तो ये अपने साथ वो लेकर चलेगी जो ऊपर वाली लेयर है सैंड की, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी आर कॉलिंग इट एज डिफ्लेशन। वही एट्रिशन का मतलब क्या हुआ? जब मान लीजिए हवा चल रही थी, उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं ये अपने आप में ही जब टकराए एंड फ्रिक्शन की वजह से उनमें साइज चेंज हम देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रिशन। सो सैंड पार्टिकल्स कैरिड बाय विंड्स स्टार्ट फ्रिक्शन प्रोसेस विद इन इटसेल्फ एंड बिकॉज ऑफ देयर साइज reduces and this is known as what? This is known as attrition. Correct. चलिए, अब नेक्स्ट है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हवा चल रही है, दिस इज अ विंड, यहाँ पे कोई एक रॉक है, कुछ भी माउंटेन है, रॉक स्ट्रक्चर है, जब ये हवा चलेगी तो क्या होगा? ये पार्टिकल जब इससे टकराएगी तो इसके पार्टिकल्स भी टकराएंगे, तो इन पार्टिकल्स के टकराने की वजह से जो हमें इरोजन देखने को मिल रहा है उसमें हम क्या बोलते हैं? एब्रेशन। So high speed winds carry soil and rock particles, small pieces of rocks. This debris act as a sandpaper and performs erosion and friction activity on the other rocks. Deflation क्या है? नॉर्मली जो टॉप लेयर होगी, जो लूज पार्टिकल्स होंगे उसको अपने साथ लेके चला जाएगा। एट्रिशन क्या है? कि जो पार्टिकल्स उस विंड में है पर्टिकुलरली वो आपस में ही टकरा के क्या हुआ? उनका साइज रिड्यूस हो गया। व्हाट इज एब्रेशन? जब विंड चल रही थी तो उसके रास्ते में जो भी कोई स्ट्रक्चर आएगा, रॉक स्ट्रक्चर आए या कुछ भी, तो हम उसको क्या करेंगे? वो उसको भी नॉर्मली व्हाट विल डू, वो उससे हमें क्या पर्टिकुलरली इरोजन देखने को मिलेगा। करेक्ट। सो इज दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन प्रोसेसेस। एंड अब चलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो विंड की वजह से जो हमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, सो सबसे पहले है द मेसा एंड ब्यूटे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसे नाम दिया जाए, चाहे वो मेसा एंड ब्यूटे है या कुछ भी, सो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इसके पीछे का ये एओलियन लैंडफॉर्म है या ये फ्लूवियल है, कास्ट है। सो मेसा एंड ब्यूटे इज द टाइप ऑफ व्हाट? is the type of
a aeolian landform. So नीचे पिक्चर में देखो, this is the mesa, right hand side, and this is the butte. Done. So what are the mesas? They are the broad, flat topped mountains, done, with at least one steep side. और वही अगर buttes की बात करो, smaller flat topped mountains or hills with steep slope on all sides. फर्क क्या है? जो मेसा है वो भी ऊपर से फ्लैट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, और सिर्फ एक साइड उसकी, ओनली वन साइड इज अ स्टीप साइड. देखो, इफ दिस इज अ पर्टिकुलरली मेसा, तो देखो एक ही साइड इसमें हमें स्टीप देखने को मिल रही है. बट जब बात करेंगे ब्यूटे के, सो व्हाट इज ब्यूटे? ऊपर है तो ये भी फ्लैट, लेकिन इसका साइज क्या है? छोटा है. इट इज स्मॉलर दैन द व्हाट दैट द मेसास. करेक्ट. चलिए, now next is our pediplains. अब pediplains क्या है? When the high relief structures in the deserts are reduced to low featureless plains by the activities of wind. अब मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसे माउंटेन था, विंड चली, टॉप लेयर ले गई, इरोड हो गया, अगेन इरोड, ये इरोड. एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था ये क्या हो जाएगा? प्लेन. डन. तो उन्हीं प्लेन्स को, जो पहले एक काफी अच्छा बड़ा सा स्ट्रक्चर था, अब वो इरोजन की वजह से प्लेन उसमें बन गया, सो उनको हम क्या बोलते हैं? पेडी प्लेन्स. सो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर पेडी प्लेन्स पूछा जाए, पहली चीज एओलियन लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है उसका भी, और दूसरा उसकी शेप. ठीक है, जैसे मेसा और ब्यूटो में हमने देखा, सो द पेडी प्लेन्स क्या है कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ प्लेन्स. चलिए, नेक्स्ट इज अ डिफ्लेशन हॉलोज. अब डिफ्लेशन हॉलोज क्या है? हमने एक प्रोसेस पढ़ा स्टार्टिंग में, जिसको मैंने आपको बताया डिफ्लेशन. डिफ्लेशन में मैंने आपको क्या बोला? जो लूजन पार्टिकल्स होंगे या जो टॉप लेयर होगी वो उसको अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा, ठीक है, तो पीछे क्या छोड़ देगा? कोई होल. सो देखो, अगर आप पिक्चर में देखोगे, ये देखिए, सो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन. सी दिस वन, यहाँ की जो लेयर थी वो उड़ के कहीं और जाके बैठ गई. अब क्या हुआ? यहाँ पे पीछे एक हॉलो स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन हॉलोस. सो डिफ्लेशन इज द रिमूवल ऑफ अ लूज पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्राउंड बाय द एक्शन ऑफ अ wind. So when deflation causes a shallow depression by persistent movements of a wind, it is called as a deflation hollows. मान लीजिए ऐसे किसी दिन फ्लैट था, ये निकल गया, ये निकल, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इरोजन की वजह से ये पूरी की पूरी जो सैंड था ये कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाएगा. करेक्ट. चलिए, नाउ दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समवॉट कंफ्यूजिंग, लेकिन आपको ध्यान रखना है. वन इज ज़्यूगन एंड वन इज द यार्दा. करेक्ट. सो ज़्यूगन, अगर आप फर्स्ट पिक्चर देखोगे, दिस इज द ज़्यूगन, ठीक है, अ टेबल शेप्ड एरिया, ऊपर से फ्लैट है. देन found in arid and semi-arid areas formed when more resistant rock is reduced at a slower rate and the softer X. मान लीजिए, चलिए हम इसको ऐसे बनाते हैं with highlighter someone. The in blue कलर में क्या है? This is a hard rock. ठीक है, जो ये स्काई ब्लू सा कलर है, इसमें we are making a hard rock. And similarly in the green we are having a soft rock. Done. चलिए, अब हुआ क्या कि जब अब सॉफ्ट रॉक है, मतलब इसके पार्टिकल्स उतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होंगे. जब हवा चलेगी जिस भी टाइम पे, तो मान लीजिए हार्ड रॉक का इतना सा पोर्शन उसने उड़ा के लेके गई, सिर्फ इतना सा, टाइटली पैक्ड है. अब लेकिन जो हमारी विंड है यहाँ पर, ये सॉफ्ट रॉक्स है, तो इसको थोड़ा ज्यादा लेके जाएगी. तो अगर आप नीचे पिक्चर में, तो ये कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर एक टाइम के बाद? सी, एक टाइम के बाद जो हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है नॉर्मली हार्ड रॉक का, वो ऐसे रहेगा, और जो हमारा सॉफ्ट रॉक है वो ज्यादा इरोड हो रहा है, तो हो सकता है वो इतना सा रह जाए. करेक्ट. ठीक है, ज्यादा इरोड हो जाए. सो ये ही है कंसेप्ट ज़्यूगन का. अगर आप नीचे फर्स्ट वाली पिक्चर देखोगे, सो सी, ये देखिए, यहां तक जो है पूरा ये कोई हार्ड रॉक है, और ये जो नीचे है ये कोई सॉफ्ट रॉक था, और इसी की वजह से क्या हुआ? ये ज्यादा इरोड हो गया. करेक्ट. वहीं अगर हम बात करेंगे यारदांग्स की, तो यारदांग क्या है? रिज सेपरेटेड पैरेलल ट्रस कार्व्ड इनटू द सॉफ्टर रॉक दैट रन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. से पैरेलल है एक दूसरे से. डन. ये आपको ध्यान रखना है. ज़्यूगन में क्या है? एक फ्लैट टॉप है, ठीक है, नॉर्मली एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन व्हाट वी कॉल इट इन यारदांग, देखो इट्स पैरेलल, ये देखो इससे पैरेलल है, दिस इज पैरेलल, तो रिच शेप में ये पैरेलल हमें देखने को मिलते हैं. डन. सी, दिस इज ऑल. ठीक है, तो नॉर्मली कैसे चल रहा है? दिस लाइक दिस. ठीक है, अब ये बना कैसे है? क्योंकि बीच में हो सकता है कि जो ये बीच वाला एरिया है, दिस वन, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स होंगे और वो ज्यादा इरोड हो गए. करेक्ट.
तो आपको ये ध्यान में रखना है। करेक्ट। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द मशरूम रॉक एंड पलायस। अगर आप मशरूम रॉक की बात करेंगे तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, सो दे आर इन द शेप ऑफ व्हाट, मशरूम। कंसेप्ट यहाँ पर भी सेम है, जो ऊपर आप ये देख रहे हो फॉर श्योर ये क्या हुआ होगा, ये पक्का से कोई हार्ड रॉक होगा, और ये जो ज्यादा इरोड हो गया दैट इज द सॉफ्ट रॉक। और अब इसने शेप किसकी ले ली है, मशरूम की तरह। ठीक है, सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि शेप के बेसिस पे भी हम इनके नाम लेते हैं। सो मशरूम रॉक ऑल्सो कॉल्ड एज अ रॉक पेडेस्टल, ये ध्यान रखना, इज अ नेचुरली अकरिंग रॉक हुज शेप एज इट्स नेम एम्प्लाइज रिजेंबल्स अ मशरूम। तो ये पिक्चर में काफी अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। करेक्ट। चलिए, एंड व्हाट इज द पलाया। पलाया से आप सिंपल सा समझिए, जब जब वहां पे रेनफॉल होगी तो टेम्परेली वहां पे क्या बन जाएगा, we'll be having एक water lake type का, but it is a temporary in nature. So in times of a sufficient water, this plain is covered by a shallow water body where water is retained only for a short duration. जब water sufficient water है, जब मान लो बारिशें चल रही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर एरिया पे थोड़ा सा एक लेक टाइप बन जाता है, लेकिन वो टेम्पररी है। जैसे टेम्परेचर्स बढ़ेंगे evaporate हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट ये पलायस आर नॉट अ परमानेंट फीचर। करेक्ट। सो ये है मशरूम रॉक एंड पलायस। नाउ नेक्स्ट इज आवर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब डिपोजिशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सैंड कहीं से उड़ के जा रही है, इरोजन हो रहा है, तो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं वो जाके डिपॉजिट भी जरूर होगी। एंड जो डिपॉजिट होते हैं अब वही हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले देखो सैंड ड्यून्स। ठीक है, सो ये जो आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो, दीज आर द सैंड ड्यून्स, एंड ये सबको पता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जब जाके ये जो रेत होता है, या जो डेजर्ट्स में, अगर राजस्थान आप कभी गए हो तो आपने उसमें देखा होगा कि नॉर्मली रेत जो है वहां जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सो यस, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, उसके भी दो दो टाइप्स है, वन इज बारचांस एंड द सीप्स, एंड दिस इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट द पर्टिकुलर शेप्स ऑफ दीज सैंड ड्यून्स। तो अगर अब मैं सिंपल सी एग्जांपल बताऊं आपको इसमें, सो बारचांस में क्या है, ऐसे। ठीक है, दिस इज बारचांस मींस एक काम ये रही, एक काम ये रही, विल बी हैविंग अ टू आर्म्स। लेकिन जब बात सेफ की आती है, सो वी आर हैविंग ओनली वन आर्म, ऐसे। ठीक है, सो यही डिफरेंस है बेसिकली इन द बिटवीन बार चांस एंड अ सिप। सो बार चांस क्या है, क्रिसेंट शेप। अब जैसे मून के हम कई बार शेप बोलते हैं, जब वो आधा मून, वी कॉल इट अ क्रिसेंट। सो सैंड ड्यून प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड प्रीडोमिनेटली फ्रॉम वन एक्शन। देखो नीचे पिक्चर में, दिस इज द पिक्चर फॉर द सिप ओनली। देखो एक आर्म है ही नहीं, वी आर हैविंग अ वन फुल आर्म। So it is also called linear dunes. They're similar to bar chance with the small difference that it has only one wing. ठीक है, तो देखो बार चांस में we are having two wings, one, two, one, two. But in the sieve we are having only one wing. Correct? So yes, this is the difference between the bar chance and the sieve. चलिए, now next is ripples. आपने कभी पानी में पत्थर मारा है? जब आप पानी में पत्थर मारते हैं तो उसके अराउंड ऐसे ऐसे रिपल्स बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। सो उसी के बेस पे इनका नाम रखा गया, दैट इज रिपल्स। सो द लो स्पीड winds deposit the particles in the shape of waves which are known as the layers or sands or sand ripples. So they are regular wave like undulations lying at a right angle to the prevailing wind direction. जिस साइड को विंड की डायरेक्शन होगी उसी साइड पे ये क्या करेंगे, राइट एंगल पे ये प्लेस होते हैं ना। सो अगर आप पिक्चर में देखोगे नीचे, सो दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर रिपल्स। करेक्ट, सो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ वर्ड, दिस इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इन द केस ऑफ अ एओलियन लैंडफॉर्म्स। करेक्ट, चलिए, एंड द लास्ट वन इज लुइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सो व्हेन ट्रांसपोर्टेड silt that has accumulated from dust storms over many thousands of years has blanketed the surface of various sizable regions of the earth. These fillings are referred to as layers. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, पेटी प्लेन्स। उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो इरोड होता गया और वो प्लेन बन गया। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो सैंड जहाँ पे डिपॉजिट हो रही थी वहां पे एक नया स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सो वही है हमारा लोएस्ट। सो विंड ट्रांसपोर्टेड सिल्ट दैट हैज एक्यूमुलेटेड, जहां वो जाके इकट्ठी हो गई उसी को हम क्या बोलेंगे, विल बी कॉलिंग इट एज अ लोएस्ट। तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ इट इज नॉट अ पॉइंट कि एक दिन में ऐसा हो गया, हजारों साल लगते हैं डन, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इरोजन। जहां पे डिपॉजिट होगी वहां से भी तो वापस इरोजन हो सकता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा नहीं कि डिपॉजिट होगी तो हवा आगे नहीं बढ़ेगी। डन, सो यस, सो ये आपको ध्यान में रखना है पर्टिकुलरली
लैंडफॉर्म्स के पार्क, बिकॉज आपके एग्जाम में डायरेक्टली सिर्फ इतना ही पूछा जाता है. आई विल टेल यू हियर वंस अगेन कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. करेक्ट, बिकॉज लैंडफॉर्म्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ऑल, so you have to take care of the type of question. So whenever it will be the question for the landforms, you should be aware with the first point, name क्या है, उसके पीछे का एजेंट क्या है. ठीक है, व्हाट इज द कॉजिंग एजेंट. विंड है, कास्ट है, ग्लेशियल है, ठीक है, फ्लूवियल है, मतलब वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड ऑल डन. देन सेकेंड हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी शेप एंड उसकी फीचर. जैसे कि मान लो यारदांग डायरेक्टली पूछा जा सकता है. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द यारदांग, वो आपको फीचर बता देगा कि यस टेल मी दैट व्हिच इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. क्या करेगा, पैरेलल रिजेस मेंशन कर देगा. ठीक है, सैंड का मेंशन कर देगा, सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक के बारे में मेंशन कर देगा. एंड उसके बाद इट विल बी आस्किंग यू दैट गिवन बिलो इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म है जिसके बारे में क्वेश्चन में लिखा गया है. So these are the types of question which we get in the case of a land form. And this is very very important. So yes, these were the all topics, actually the shapes and all which we know for the Aeolian landforms. Now which is our next one? Next one we are having this, that is the fluvial landforms. Done. Chaliye. So the landforms created as a result of degradational means what? Erosional and transportation. सिंपल सी बात है, डिग्रेड कर रहा है किस चीज को. एंड एग्रेडेशनल दैट मीन्स डिपोजिशन. सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इरोजन और डिपोजिशन दो तरह के लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं. एंड व्हाट इज द कॉजिंग इफेक्ट, दैट इज द रनिंग वाटर. ठीक है, तो रनिंग वाटर वो रिवर की वजह से हो सकता है, किसी भी चीज, बट इट शुड बी अ रनिंग वाटर. एंड उसकी वजह से जो हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, what we call them it as a fluvial landforms. चलिए, so once again we'll be having some formation procedures. तो देखिए, हाइड्रेशन है, corrosion है, attrition है, corrosion है, इसको abrasion. So we are done with the attrition and abrasion. attrition मैंने आपको क्या बोला कि पार्टिकल्स अपने में ही कोलाइड होके क्या करते हैं, टूट जाते हैं. और what is the abrasion? मान लीजिए यहाँ पे भी एक बार मान लीजिए चट्टान है कोई, बीच से रिवर जा रही है, तो इसके पार्टिकल साइड से टकराएंगे तो क्या करेगा ये, इरोजन. ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर वियरिंग रॉक डाउन. जो हमारा बेसिकली जिस स्पीड से फोर्स जो पानी आएगा, जो फ्लो होगा, उससे भी हमें क्या देखने को मिलता है, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स. एंड द कोरोजन, केमिकल एक्शन. आप सब जानते हैं, अगर हम आयरन भी लें, ठीक है, और उसको पानी में आप ज्यादा टाइम रखोगे तो ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब चीजें आपने पढ़ी है, सो इट इज नथिंग न्यू फॉर. तो जैसे लास्ट उसमें देखा था, इसमें हाइड्रेशन, कोरोजन, एट्रिशन, कोरेजन, दीज आर द बेसिकली फॉर्मेशन प्रोसेसेस. चलिए, सो यस दिस इज एट्रिशन. देखिए, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, दिस इज एट्रिशन. ठीक है, आपस में टकरा रहे. एब्रेशन क्या है, ये जब जा रहा था तो ये साथ में टकरा टकरा के इसने क्या किया, यहां से हमने लेके चले गए. सॉल्यूशन अगेन वही रिएक्शन एंड द हाइड्रोलिक एक्शन, सेम एंड सेम थिंग. करेक्ट. चलिए, सो एक चीज हम इसमें और देखते हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लेटरल एंड हेडवर्ड इरोजन. अब देखिए इसमें क्या फर्क है. जब बात आएगी हमारी लेटरल इरोजन की, डन, वर्टिकल इरोजन. आप इसे पिक्चर में देखिए, लेटरल इरोजन मतलब क्या हुआ, साइड से इरोजन हो रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो लेटरल इरोजन में क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर वैली है वो ब्रॉड होगी. ठीक है, सो द इरोजन ऑफ अ वॉल्स ऑफ अ स्ट्रीम, वाइडनिंग. अब यहां से इरोजन होगा, देखो किसी पिक्चर में आप देखो, हेडवर्ड इरोजन, ओरिजिन ऑफ अ स्ट्रीम चैनल, जहां पे ओरिजिनेट हुई थी वो पर्टिकुलर स्ट्रीम, वहीं पे हमें इरोजन देखने को मिल रहा है. ठीक है, विच मूव इज, तो मान लीजिए जैसे कि कैसे समझिए, यहां से स्ट्रीम ओरिजिन हुआ था. ठीक है, हुआ क्या, इरोजन की वजह से ये पार्ट इरोड होने लग गया, हेडवर्ड है, तो क्या होगा, कुछ टाइम इरोजन हो तो अब यहाँ पे पहुंच जाएगा ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पहुंच जाएगा ओरिजिन पॉइंट. सो बेसिकली ओरिजिन पॉइंट में शिफ्ट देखने को मिलता है हमें इसमें. करेक्ट. एंड नेक्स्ट इज द पहले, अब चलो दिस आर द थर्ड एंड वन इज मोर, दैट इज द वर्टिकल इरोजन. मींस ये नीचे सरफेस. ठीक है, तो लेटरल इरोजन में क्या हुआ, साइड्स इरोड हुई. हेडवर्ड इरोजन क्या हुआ, ओरिजिन साइड हुआ. ठीक है, एंड द वन इज वर्टिकल इरोजन, उसमें जो हमारा बेस है, ये जो हमारा सरफेस है, वो इरोड हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. चलिए, सो पहला जो हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म है, दिस इज अ रिवर वैलीज. एंड रिवर वैलीज कैसे बनेगी, जब इरोजन होगा. इरोजन कैसे हो सकता है, या तो साइड से हो सकता है या बेस से हो सकता है. डन.
So the rocks which have fallen into the river assist the process of corrosion. Now you know this. This leads to the erosion. The river transports the rocks downstream and the channel becomes wider and deeper, creating a V-shaped valley. देखो ये आ रहा था रिवर, सी पिक्चर, ठीक है, साइड से हमें इरोजन होने को मिला, ये देखो इरोड हुआ, ये इरोड हुआ, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है लास्ट में, दिस डोंट यू थिंक दिस इज अ वी शेप, ठीक है, सो दिस इज अ वी शेप्ड valley, correct? So yes, this is important. Next is the waterfall. Again here we'll be having one concept of the water, hard rock and a soft rock. जो आप ऊपर ये देख रहे हैं in the gray, this was a hard rock, ये था soft rock. मान लीजिए किसी टाइम पे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ये ऐसे था, ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे था, सो ये रहा हमारा सॉफ्ट रॉक बीच में, ठीक है, मान लीजिए सारा सॉफ्ट रॉक था और ऊपर हार्ड रॉक है. अब क्या होगा जब इरोजन हो रहा होगा, जब नॉर्मल ऐसा था, अब ये वाला पार्ट जो है हमारा सॉफ्ट रॉक वाला वो ज्यादा इरोड होगा, बिकॉज क्या है ये सॉफ्ट रॉक है. एक टाइम ऐसे आएगा हार्ड रॉक इतना रह जाएगा और जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड होता जाएगा. अब जो पानी आएगा तो उसके पास क्या है, यहाँ से एकदम से उसको हाइट मिलेगी, बिकॉज जो हमें एक नॉर्मल जो हमारा स्ट्रक्चर था वो अब खराब हो चुका है, डन, ये पूरा इरोड हो चुका है, ठीक है. सो यस, इट इज द फॉल ऑफ enormous volume of water from a great height, relative difference in topographic reliefs fall in the sea level. So आपको सिंपल से याद रखना वाटरफॉल कैसे बना, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक इरोड होता गया तो क्या होगा, एकदम से हाइट से पानी गिरेगा, दैट्स वी कॉलिंग इट एज द वाटरफॉल. सिमिलरली गॉर्ज, देखो गॉर्ज में क्या है, बेसिकली हम दो चीजें पढ़ते हैं, वन इज द गॉर्ज एंड वन इज कैनियन, दोनों सेम चीजें है क्या, बस गॉर्ज में देखो आपको बिल्कुल स्टीप वो देखने को मिल रही है, क्या, वॉल्स, सी, और ये देखो कितना नैरो है, ठीक है, दिस इज वेरी नैरो. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कैनियन, तो कैनियन में क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो क्या है, जो नॉर्मल ज्यादा ब्रॉड गॉर्ज होगा हम उसको क्या बोलेंगे, कैनियन, हम आगे डिस्कस भी करेंगे. सो व्हाट इज द गॉर्ज, अ डीप एंड नैरो वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड, देखो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ही है ये, करेक्ट, ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ ऑफ इट्स टॉप एज वेल, तो जितना हमारा जो डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है. सो व्हाट वी कॉल इट एज अ गॉर्ज, एंड ध्यान रखिएगा गॉर्ज को आई शेप्ड वैली भी बोलते हैं, वैली बेसिकली क्या है, ठीक है. सो यस, दिस इज अ आई शेप्ड वैली, वी शेप वैली हमने ऑलरेडी देख ली. सो दिस इज अ कैनियन. अब ये क्या हो गया, देखो पहले हो सकता है ये गॉर्ज ऐसा होगा, ऐसे हो सकता था यहां से भी, बट क्या हुआ ये और ज्यादा ब्रॉड हो गया, वाइडन अप हो गया, सो इसीलिए क्या बन गया, इसका नाम चेंज हो गया, दैट इज द कैनियन. सो कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ द गॉर्ज. कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप than at its bottom, characterized by steep steps like side slopes. Example, Grand Canyon carved by the Colorado River that is in the USA. And अब ये सब चल किसकी वजह से रहा है, the fluvial landforms पढ़ रहा है, तो हम रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं. अब जो ग्रैंड कैनियन है ये नॉर्मली आप कहाँ देखोगे, अगर गूगल पे भी देखोगे, दिस इज मेड बाय द कोलोराडो रिवर, ठीक है. तो गॉर्ज क्या है, बेसिकली आई शेप्ड वैली, स्टीप साइड है बिल्कुल, लेकिन बीच में वैली है. अब इसको ही थोड़ा सा बिल्कुल वाइड अप कर दो, ठीक है, ये ऐसे सा कुछ बन जाएगा एंड उसको हम क्या बोलेंगे, दिट्स अ गॉर्ज. Okay, now next is the potholes. These are the circular depressions formed over the rocky beds of hill streams. Once depression forms, boulders get collected in the depressions and get rotated by the flowing water, and consequently depressions grow in the dimensions. मान लीजिए ऐसे था, सरफेस था, रिवर वाटर आई, ठीक है, रिवर वाटर के साथ रॉक्स भी होंगे, रॉक्स क्या हुआ अपने साथ इरोजन किया, तो जो सरफेस एक ऐसे प्लेन था उसमें क्या हो गया, उसमें होल्स हो गए. अब अगली बार क्या होगा, जब पानी आएगा, रिवर आएगी, तो उसके बीच में रॉक्स बैठ जाएंगे, यहाँ पे भी बैठ गए, यहाँ पे भी बैठ गए. अब पानी के प्रेशर की वजह से ये जो रॉक्स है, जब पानी के अंदर क्या होगा, वो घूमने लग जाएंगे. जब वो घूमेंगे बीच में, ठीक है, वो क्योंकि पानी बहुत फोर्स से आ रहा है, तो क्या होगा, वो तो और ज्यादा इरोजन होगा, इरोजन होगा तो क्या होगा, जो हॉलोज है, जो हमारे बेसिकली ये खड्डे थे नीचे देखो, ये और ज्यादा बड़े हो जाएंगे, और उनको ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज अ पॉट होल्स, करेक्ट. सो दिस इज द थिंग विद द पॉट होल्स. प्लंज पूल्स, तो मैंने आपको वाटरफॉल का कंसेप्ट बताया था. अब जब वाटरफॉल ऐसे आएगा तो नीचे क्या करेगा वो, लेट्स चेक, ठीक है, इरोजन तो चल ही रहा है, लेकिन अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रॉक्स की वजह से
इरोजन एंड ऑल की वजह से यहाँ पे एक पूल सा बन जाएगा। जो हमने पॉटहोल्स में देखा वो छोटे पैमाने पे हो रहा था, लेकिन प्लंज पूल्स में क्या हो रहा है वो तो कुछ बड़ा। आपने देखा जब भी वाटरफॉल, केम्प्टी फॉल के पास भी आप जाओगे, जो भी वाटरफॉल्स है, नॉर्मल वाटरफॉल्स आप अपने आसपास देख रहे होंगे, तो नीचे जाके लोग प्ले इन दैट पर्टिकुलर पूल सा बनता है। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, उसको अलग से नहीं बनाया जाता। सो एट द फुट ऑफ वाटरफॉल्स लार्ज पॉटहोल्स, जो छोटे छोटे हमने देखे थे, अब वो क्या हो गए, लार्ज, क्वाइट डीप एंड वाइड फ्रॉम बिकॉज ऑफ द शेयर इम्पैक्ट ऑफ वाटर। देखो इतनी हाइट से पानी गिरेगा तो क्या होगा, प्रेशर फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी, रोटेशन ऑफ बोल्डर्स होगी, तो क्या होगा, वो वाइडन अप होते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द रिल्स एंड गली। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको इस पिक्चर में आप देखोगे, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिल एंड गली। देखो ये जो पतली पतली आपने देखी हिल्स के अंदर, देखो कितनी छोटी छोटी है, पतली सी, दीज आर द रिल्स। जब ये जाके सारी एक जगह मिलेंगी, वी कॉल इट एज व्हाट, गली। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिल। है तो ये भी इरोजन की उसमें। चलिए, so a gully is the water worn channel common in semi-arid areas formed when water from overland flows down a slope, especially following heavy rainfall। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी होती है ऊपर, बिल्कुल होती है ना। सो क्या होगा, हमारी जब बारिश होगी तो वो छोटी 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 ऐसे रिल्स निकलेंगी और एक पॉइंट पे आके वो कंबाइंड हो जाएंगी। तो जो ऊपर छोटी छोटी निकल रही दैट्स रिल्स, और जहाँ पे कंबाइंड होगी वी कॉल इट एज गली। सो कंसंट्रेटेड इनटू रिल्स व्हिच मर्ज एंड एनलार्ज इनटू अ गली। सो ये गली, बहुत सारी गलीज मिलके, बहुत सारी रिल्स मिलके एक गली बनाती हैं। ठीक है, next is the peneplain. A peneplain is a low relief plan which is formed as a result of a stream erosion. The peneplain is meant to imply the representation of a near final stage of a fluvial erosion. तो हम नीचे जो पिक्चर में देख रहे हैं ये, अब देखो, now this is important, एक हमने पढ़ा था पेडीप्लेन जो कि क्या था, एओलियन, और ये है पेनी प्लेन, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, सो ये भी क्या है, लो रिलीफ प्लेन, सो जो आपको ये दिख रहे हैं ना बीच बीच में, ठीक है, दीज आर पेनी प्लेन्स। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मियंडर्स। मियंडर्स आपने देखा है स्नेक की तरह, ठीक है, तो ये स्नेक की तरह शेप में होते हैं। ठीक है, सो meander is defined as a pronounced curve or loop in the course of a river channel, and tranched meander normally occurs where there is a rapid cutting of the river bed such that river does not get to erode the lateral sides. So देखो, this is the basically आपको meander के साथ हमेशा ध्यान रखना है, this is the part, इस शेप में होता है, meandering करती हुई रिवर जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, meanders। नेक्स्ट इज ऑक्सबो लेक। कैसे, देखो मान लीजिए ये एक meander है, ध्यान से समझो, ठीक है, दिस इज द meander, रिवर जा रही है। अब क्या होगा, ये इरोड होगा, देन आप कोई भी पार्ट लीजिए, जब रिवर यहाँ पे आ रही थी, पास हो रही है, ये पोर्शन इरोड, ये पोर्शन इरोड, ये पोर्शन इरोड, इरोड होता जाएगा। एक दिन क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो अलग बन जाएगा, मतलब जो आज ऐसे था अब क्या बन जाएगा, मान ली ये अलग हो गया तो भी ऐसे बन जाएगा, और ये जो है ये अलग हो जाएगा कहीं जाके ऐसे। रीजन क्या है, क्योंकि इरोजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो नीचे, एंड इसी को जो अलग होके बन गया दैट वी कॉल एज अ ऑक्सबो लेक। तो देखो दिस इज द मेंडर, यहाँ से इरोजन चलेगा क्योंकि रिवर ये चल रही है, यहाँ से इरोजन चलेगा, दिस इज द मेंडर, यहाँ पे भी इरोजन एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अलग। सो थर्ड स्टेज में ऐसे बनेगा, जो न्यू चैनल बन गया वो ऐसे सीधा जाएगा। सो ये सब मेंडर्स के करते हुए जब वो अलग निकाल देती है एक पूरे आग को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज आर एल्यूवियल फैंस। अब एल्यूवियल फैंस क्या है, फाइनल, जब हम डिपॉजिट, जो हम डेल्टास वाले पार्ट पे जाते हैं, जब बिल्कुल फाइनल डिपोजिशन पे है, तो जो ये हमारे बेसिकली रिवर्स है वो डिपॉजिट करते हैं, शेप बन जाती है फैन की, ऐसे इस तरह की शेप देखने को मिलती है हमें। ठीक है, एंड दैट वी कॉल्ड एज अ एल्यूवियल फैंस। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा और एल्यूवियल फैन में क्या फर्क है। मान लीजिए ये एक ऐसे हिल है, यहाँ से रिवर आ रही है, ये बिल्कुल यहीं पे हिल पे बनेगा, फुट स्लोप पे बनेगा, लेकिन डेल्टा आप सब जानते हैं ये आगे बिल्कुल प्लेन में जाके डिपॉजिट करता है। डन, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्यूवियल फैंस एंड द डेल्टास। सो द वाटर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे आ चुके हैं हम। So water transported material formed at the base of a topographic features. Consequently, alluvial fans tend to be a coarse grained, especially because जो ज्यादा भारी पार्टिकल्स होंगे वो जैसे ही स्पीड से पानी नीचे यहाँ से हाइट से यहाँ पे आएगा तो यहीं पर वो रह जाएंगे, एंड then we will be falling it as what,
क्या बनाएगा, एल्यूवियल फैंस। सो डेल्टा, नाउ यू आर क्लियर, ये फाइनल डिपोजिशन है। जहां पे डेल्टा बन गया उसके बाद अब जाके क्या करेगा, ये सी, ओशियन, इनसे ही मिलेगा, ठीक है। सो द फाइनल डिपोजिशन फॉर्मेशन ऑफ अ रिवर बिफोर इट मीट्स द ओशियन, अ डेल्टा इज एन एरिया ऑफ लो फ्लैट शेप्ड like a triangle where a river splits and spreads out into the several branches over entering into sea। ठीक है, तब क्या आएगा, डिपॉजिट सब कुछ कर दिया इसने, अब अलग अलग ब्रांचेस में ये जाएगी एंड लाके आके जहां पे भी इसको मिलना है, सी के अंदर, ओशियन के अंदर, जहां पे भी ये मिलेगी जाके वहां पर ये खत्म अपना कोर्स पूरा कर देगी। करेक्ट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। So one more, two more depositional landforms are left. One is the flood plain. फ्लड प्लेन क्या है, आपने देखा है, जहां से रिवर निकलती है, जहां से भी उसके आसपास कुछ एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया रहता है। डन। सो वी कॉल इट एज अ फ्लड प्लेन। सो स्ट्रेचेस फ्रॉम द, जैसे अब यहाँ पे देखो जो ये वाला पोर्शन है ग्रीन वाला, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लू, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लड प्लेन। सो द बैंक्स ऑफ द रिवर टू द आउटर एजेस ऑफ द वैली, flood water renews the deposits in the floodplains and replenishes the nutrients, making them fertile. And we also call this as a baitland. Directly can be asked that what is pronounced as a baitland also. ठीक है, तो रिवर के साइड में जो हमारा नॉर्मली होता है क्या, जब रिवर का पोर्शन बढ़ जाएगा तो उसके वजह से जो हमारा नॉर्मली यहाँ पे प्लेन्स फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल लेवेज। जैसे जब देखो क्या होगा, ये रहा ग्रीन में प्लेन, देखो ये बीच बीच में हम देख रहे हो थोड़ा उठा उठा सा है, ठीक है, एक बाउंड्री सी बन रही है। सो ये किसी ने बनाई नहीं है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ नेचुरल लेवीज। ठीक है। सो द अपलिफ्टेड पार्ट, अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे अपलिफ्टेड पार्ट है। सो द अपलिफ्टेड पार्ट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बैंक formed due to the deposition of sand। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा पर्टिकुलरली यहाँ से वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये बाहर की तरफ आएगा। अब जब वाटर लेवल नॉर्मल उस पे आ जाएगा तो क्या होगा, डिपॉजिट तो बाहर करके जाएगा ना, सैंड और रॉक सेडिमेंट जो भी है, देन उसी के साथ हमारे क्या बनते हैं, दिस इज द नेचुरल लेविस। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने किया एओलियन लैंडफॉर्म्स एंड द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। डन। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी शेप्स और उनके फीचर्स बहुत अच्छे से आपने किए हो, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा, कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे ना, बोला जाएगा कि बताइए ये कौन सा लैंड फॉर्म है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। साथ ही कोर्सेज है हमारे पास एनडीए सीडीएस एफकेट के, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10। सो जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।